ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंटर में। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 का एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें आज कौन सी बड़ी खबरें इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत करेंगे मोबाइल यूजर्स की एक खबर के साथ। अब हर मोबाइल धारक का होगा यूनिक आईडी। क्यों आ रहा है ये यूनिक आईडी, कैसे काम करेगा ये यूनिक आईडी, ये जानेंगे। कितनी लंबी चलेगी कमोडिटी की महंगाई, इस महंगाई ने कंपनियों की नाक में दम कर दिया है। मार्जिन घट रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ रही है। कितनी लंबी चलेगी ये महंगाई, ये जानेंगे। क्या वाडिया ही फिर उड़ाएंगे गो फर्स्ट? जी हां, ऐसी नौबत भी आ गई है। लेंडर्स फिर से वाडिया के पास पहुंच गए हैं। क्या आपके पास कोई प्लान है रिजोल्यूशन का? जो तय करी गई थी तारीख वो निकल गई है, फिर 3 हफ्ते का समय मिल गया है। अब आगे क्या होगा ये जानेंगे। बिजली पर इतनी खिचखिच क्यों? केंद्र सरकार ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है राज्य सरकारों को, पावर प्लांट पूरी क्षमता पर चलाइए, वरना केंद्रीय पूल से मिलने वाली बिजली आपको नहीं दी जाएगी, वहां आपको दिक्कत आ जाएगी। बिजली पर इतनी खिचखिच क्यों है ये समझेंगे। इजराइल के खिलाफ ईरान का आह्वान, क्या आह्वान किया है, क्या कहा है, क्यों कहा है, क्या पूरी मुहिम है, ये दिन की सबसे बड़ी खबर में आज हम जानेंगे। और क्यों दिवालिया हो गई वी वर्क। ये एक ऐसी कंपनी थी जो स्टार्टअप की आंखों का सितारा थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसकी वैल्यूएशन एक समय में $47 बिलियन हो गई थी। ये एक ऐसी कंपनी थी जो सॉफ्ट बैंक बैक्ड थी। ऐसा कहा जाता था कि दुनिया में जो नए तरीके के स्टार्टअप आए हैं उसमें किसने ऐसा मॉडल खोज निकाला है कि ये बड़ी कंपनी बनेगी। इसको गूगल, एप्पल जैसी कंपनी के श्रेणी में रखा जाता था और उसने दिवालियापन का अपना पेपर आज दाखिल कर दिया अमेरिका में। क्या हुआ वीवर्क को, क्यों दिवालिया हो गई वीवर्क, ये एक और बड़ी खबर है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। शुरुआत टेलीकॉम यूजर की खबर के साथ। टेलीकॉम यूजर्स को साइबर फ्रॉड की मार से बचाने के लिए मोबाइल खरीदने वालों को सरकार की तरफ से आईडी उपलब्ध कराया जाएगा। ये कस्टमर आईडी मोबाइल खरीदार के लिए वन स्टॉप आइडेंटिफिकेशन पॉइंट होगा। इसके साथ ग्राहक दूसरे मोबाइल कनेक्शन को भी जोड़ सकेंगे। इस आईडी का इस्तेमाल सिम कार्ड और मोबाइल को ट्रैक करने के लिए किया जा सकेगा। सर, क्या है ये आईडी, कैसे काम करेगी ये आईडी, क्या मतलब है इसका? ये पहली बार ऐसा प्रयोग हो रहा है। आपको याद है होगा, पता होगा कि आपके मोबाइल फ़ोन का तो अपना आईडी है पर आपका आईडी नहीं है। आपके पास एक नंबर तो है पर वो नंबर आप पोर्ट कर लेते हैं और आप दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। यूनिक आईडी की व्यवस्था भारत में आधार के साथ आई, फिर इसके साथ आयुष्मान भारत और कई सारी स्कीमों में यूनिक आईडी तय किए गए। बैंकों में भी जब आप अकाउंट खोलते हैं तो आपका एक यूनिक आईडी क्रिएट किया जाता है, उस आईडी के साथ ही आपका अकाउंट चलता है। मोबाइल एक ऐसी सर्विस है जिसके आधार पर आप सारी सर्विसेज से कनेक्ट करते हैं, उसका अपना यूनिक आईडी नहीं है। सरकार को ऐसा करना इसलिए ज़रूरी महसूस हुआ कि क्यों, एक तो मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी सरकार ने सिम पर प्रतिबंध भी लगाया, सिम की बिक्री भी रोकी, क्योंकि बल्क में जो सिम बेचे जा रहे थे उसमें समझ में नहीं आ रहा था। और एक ही फ़ोन नंबर पर कई सिम लिए जा रहे हैं, एक ही एड्रेस पर कई सारे फ़ोन नंबर लिए जा रहे हैं। और इसे रोकने के लिए अब पहली बार ये बड़ा मैसिव अभियान है जिसमें कि हर मोबाइल कस्टमर की एक यूनिक आईडी होगी। उस आईडी के बेस पर वो एक या एक से अधिक कनेक्शन भी ले सकेगा, उससे कनेक्शन एसोसिएट भी कर सकेगा। माना जा रहा है कि इस यूनिक आईडी के जरिए आधार के साथ केवाईसी करने में भी आसानी आएगी, क्योंकि आधार के साथ अभी आपका मोबाइल नंबर एसोसिएट होता है। भविष्य में आधार के साथ आपके मोबाइल की आईडी, जो आपकी कस्टमर मोबाइल आईडी है, वो उसके साथ एसोसिएट होगी। इसकी प्लानिंग, इसकी संभावना बनती दिखाई दे रही है। और ये एक बड़ा बदलाव होगा जिसमें हर मोबाइल कस्टमर की अपनी एक आईडी होगी जिसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकेगा। विस्तृत स्कीम इसे कैसे लागू किया जाएगा, बड़ी योजना है, इसके बारे में भी सरकार विस्तार से सूचनाएं जारी करेगी। दुनिया में प्रमुख कपास उत्पादक देशों में इस साल कपास की पैदावार में कमी की आशंका है और इस वजह से वैश्विक स्तर पर कपास का उत्पादन करीब 5% कम हो सकता है। फिच सॉल्यूशन रिसर्च एजेंसी BMI के मुताबिक फसल वर्ष 2023-24 के दौरान दुनिया भर में कपास का उत्पादन 244 लाख टन रह सकता है, जबकि 22-23 के दौरान ये उत्पादन जो था 256 लाख टन हुआ करता था। इस साल भारत सहित चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में कम उपज का अनुमान है। सर, क्या असर होगा इस कमी का?
अभी सरकार ने जो खरीफ के उत्पादन के आकलन पहले आकलन जारी किए थे, उसमें ये स्पष्ट रूप से बताया गया था कि भारत में इस बार कॉटन की या कपास की पैदावार में 5 से 6% के आसपास की कमी आने वाली है। भारत के बाजार में कपास की कीमत पिछले 1 साल से वैसे भी ज़्यादा है और अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कपास के उत्पादन में कमी के बाद पूरी दुनिया में कॉटन की प्राइसेस लंबे समय तक महंगे रहने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। भारतीय बाजार में तो पहले से ही है और अब इस परिस्थिति में जबकि भारत की अपनी फसल भी कम है, भारत को इस बार कॉटन का इंपोर्ट भी बढ़ाना पड़ सकता है पिछले साल की तुलना में। इस पूरी परिस्थिति का असर भारतीय बाजार में गारमेंट्स की कीमत पर आने वाले समय में दिखाई देगा। देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में प्याज किसानों के संगठन ने राज्य के सभी बड़े शहरों में प्याज की रिटेल बिक्री के लिए प्याज बाजार लॉन्च किए हैं। संगठन का आरोप है कि सरकार की कृषि उपज मंडियों में किसानों का आर्थिक शोषण होता है। ऐसे में किसान अपने प्याज बाजार में सीधे उपभोक्ताओं को बेचेंगे। सर, कितना असर करेगा ये फैसला? ये खबर ये तैयारी इस खबर में कई सारी, इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारी संभावनाएं छिपी हुई। पहली बार ऐसा हुआ जब किसानों ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी या जिनको मंडियां कहा जाता है, उन मंडियों से एक तरह से बगावत कर दी और उनसे रिबेल करके सीधे प्याज बेचना शुरू किया है। ये पहला प्रयोग है महाराष्ट्र में जिसमें किसान अब सीधे अपना प्याज बेच रहे हैं, मंडियों में नहीं ले जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है, थोड़ा पीछे चल के समझते हैं। मंडियों के जरिए सरकार ने बहुत सारे दखल प्याज के बाजार में पिछले दिनों में किए। ऑक्शन रोकने की कोशिश की, निर्यात की शर्तें लगाई, फिर हड़ताल हुई। महाराष्ट्र का पूरा प्याज बाजार और महाराष्ट्र का जो पूरा प्याज परिदृश्य है उसमें काफ़ी सारी उथल पुथल हुई। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है जब किसानों ने मंडियों की व्यवस्था का बहिष्कार करके सीधे अपना सामान बेचना शुरू किया है। ये गंभीरता से करीब से देखा जाने वाला प्रयोग है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश के अन्य राज्यों में भी किसान ऐसा कर सकते हैं जहां वो मंडियों से अलग होकर सीधे अपने सामान की बिक्री शुरू करें। महाराष्ट्र में ये मंडी व्यवस्था के लिए ये फैसला किसानों का चुनौती बनेगा। केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा का कहना है कि घरेलू स्तर पर गेहूं और चावल के स्टॉक का आकलन और अनाज की कीमतों को ध्यान में रखते हुए ही सरकार गेहूं और चावल के निर्यात खोलने पर विचार करेगी। एक निजी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बताया कि मंडियों में खरीफ फसलों की आवक की स्थिति अनुमान से बेहतर है। खाद्य सचिव ने यह भी कहा कि रबी फसलों के उत्पादन को लेकर सही स्थिति का आकलन दिसंबर के बाद ही हो सकेगा। इस बीच 2 खबरें बड़ी ये हैं कि फ्री राशन योजना को लेकर जो हमने कल अनुमान, आपने अगर मनी सेंट्रल के नियमित दर्शक हैं तो आपको पता होगा, कल हमने बताया था कि इस पर जो खर्चा आएगा वो अनुमान कितना होगा, और वो अनुमान सही बैठा, करीब 10 से 11 लाख करोड़ का ये खर्चा होगा। इस बीच सरकार ने भारत आटे की जो नई पैकिंग के साथ बिक्री थी वो भी आज से शुरू कर दी है। 2 रुपये सस्ता इस आटे को बेचा जा रहा है। ये खबर भी हमने आपको मनी सेंट्रल में बताई थी। सर, फ्री राशन को लेकर जो अनुमान था लगभग जो कल मनी सेंट्रल में बताया गया वो सही बैठा, क्या स्थिति बनती देख रहे हैं अब आप? 2 महत्वपूर्ण खबरें अनाज बाजार से या भारत के फूड मार्केट से आई जिन्हें जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पहली बात तो आई भारत के खाद्य सचिव का जो बयान आया एक इंटरव्यू में, और दूसरा सरकार के सूत्रों से अब प्रधानमंत्री ने जिसकी घोषणा की थी कि पूरे 5 साल तक भारत में मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रहेगी, उसके आकलन, उसके अनाज के अनुमान आने लगे। विस्तार से कल हम इसके विभिन्न आयामों पर कल पर बात कर चुके हैं, पर एक महत्वपूर्ण बात जो तथ्य दोबारा फॉलोअप के तौर पर हमारे सामने आया है कि एक तो ये माना जा रहा है कि इससे 10 से 11 लाख करोड़ रुपए के फंड की जरूरत होगी अगले 5 साल में इस स्कीम को चलाने के लिए। कोविड के बाद से जब से मुफ्त अनाज की स्कीम घोषित की गई है तब से करीब 4-4.5 लाख करोड़ रुपए इस पर खर्च हो चुके हैं। इस साल का फूड सब्सिडी का बजट करीब 1,97,000 करोड़ रुपए था, जिसे अब बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, एडिशनली और ज्यादा देने की जरूरत पड़ेगी। पिछले साल सरकार इसे लगभग बंद करने के करीब पहुंच गई थी, कम से कम वित्त मंत्रालय तो इस पर पहुंच ही गया था, फिर उसके बाद इसकी राजनीतिक जरूरत देखते हुए इसे बढ़ाया गया। तो ये तथ्य अब सामने है, यानी सरकार को एक तरफ 10 से 11 लाख करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था करनी होगी, अतिरिक्त रूप से भारत का फूड सब्सिडी से ब्लोट करेगा, बढ़ेगा, और एक तरह से ये भारत की सबसे मैसिव सब्सिडी स्कीम में बदल जाएगी, भारत की सबसे बड़ी स्कीम हो जाएगी और सबसे लंबे समय तक चलने वाली मुफ्त अनाज की योजना होगी। तो ये तो पहलू हुआ। दूसरा, अनाज को लेकर सरकार की तरफ से अभी कोई आकलन नहीं आया, ये नहीं बताया गया कि इस स्कीम के लिए कितना अनाज उपलब्ध हो सकेगा। आपको याद होगा कि पिछले साल जब वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने इस स्कीम को रोकने के सुझाव दिए थे तो वहां बड़ी आपत्ति अनाज की उपलब्धता को लेकर थी, क्योंकि भारत में सरकार की खरीद में लगातार कमी आ रही है, मंडियों में अनाज नहीं पहुंच रहा है। हालांकि आज खाद्य सचिव ने इस बात का दावा किया, लेकिन आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि अभी सरकार के पास खरीफ की जो शुरुआती खरीद आई है वो पिछले साल से कम है।
बाजार में अब सबसे बड़ी बायर सरकार खुद है, क्योंकि सरकार को अपने अनाज भंडार के जरिए ये राशन प्रणाली चलानी है। आमतौर पर इससे पहले तक सरकारें सीमित स्तर पर राशन प्रणाली को बांटने के लिए अनाज खरीदती थी। अब 80 करोड़ लोगों को अनाज देना है, तो उतना अनाज तो सरकार के पास पूरे साल बांटने के लिए भंडार में होना ही चाहिए। ऐसी परिस्थिति में भारत का अनाज बाजार कैसे रिएक्ट करेगा? सरकार को किसानों को अपना अनाज महंगे एमएसपी पर भी खुद को बेचने के लिए राजी करने में दिक्कत हो रही है, ये बात स्पष्ट है। ये बात हमने रबी के मौसम में भी देखी और खरीफ के मौसम में भी शायद अभी दिखाई देगा। तो अब ये स्कीम आने वाले समय में वित्त मंत्रालय के लिए नए फंड की व्यवस्था में जाएगी। वित्त मंत्रालय को नए फंड की व्यवस्था करनी पड़ेगी इसके लिए, और इसी साल इसके बजट में बढ़ोतरी होगी। तो ये पहली बात है जिसे हमने कल चर्चा की थी, लेकिन अब आकलन स्पष्ट होकर सामने आ गए, अनाज के आकलन अभी आने। दूसरी बात है कि सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि वो समय समय पर देखेगी कि अन्न की चावल और गेहूं के निर्यात को खोला जाए। आज की जो परिस्थिति है, जो अनाज भंडार की परिस्थिति है, अनाज में क्या भारत के अंदर मांग और आपूर्ति की क्या स्थिति है, हमने एक विस्तार से इकोनॉमिकम में वो आंकड़ा बताया था, उसे आप देख सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भारत शायद अनाज का निर्यात नहीं कर पाएगा, और ये एक बड़ी बात है। ये भी फैसला, बड़ी शिफ्ट है कि भारत जो एक साल पहले तक अनाज बाजार में बड़े निर्यातक के तौर पर खड़ा हुआ था, चावल का तो चौथा पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक था, गेहूं के बाजार में भारत ने बड़ी दखल की थी, और गेहूं का निर्यात तभी वापस लेना पड़ा जब फसल खराब हुई थी रबी की। अब ऐसी स्थिति में भारत की अपनी आंतरिक ज़रूरतों के कारण भारत के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना और खाद्य और अनाज के निर्यात में अब आने वाले समय में मुश्किल होने वाली है। तीसरी और अंतिम बात, पैसा तो हो जाएगा, पर अगर अनाज नहीं आया तो क्या इस स्कीम को सस्टेन करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा फूड ग्रेन का, या बाजार में कीमतें रोकने के लिए फूड ग्रेन का इंपोर्ट करना पड़ेगा? यह भी कहना मुश्किल है, पर इसकी भी संभावना बन सकती है। हाल के दिनों में कमोडिटीज की कीमतों में आई तेजी की वजह से वित्त वर्ष 23-24 की दूसरी छमाही में एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादन की लागत लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह से उनके मुनाफों पर असर पड़ने की आशंका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर तिमाही के दौरान कच्चे तेल का औसत भाव $85 से ऊपर रहा है, जो जून तिमाही में $76.6 था। इस दौरान चावल की कीमतों में प्रति टन $100 की बढ़ोतरी हुई है। सोयाबीन तेल का भाव 11% बढ़ा है। मूंगफली का तेल करीब 6% का उछाल आया है। इन सभी कमोडिटीज़ की कीमतों की वजह से एफएमसीजी कंपनियों के उत्पादन की लागत बढ़ने की आशंका है। सर, कितनी लंबी चलेगी ये महंगाई, क्या अनुमान है आपका? ये सारे आंकड़े आपके सामने स्पष्ट है। हमने कपास के बारे में आपको बताया, हम बता रहे हैं कि गेहूं के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतें बढ़ रही हैं, भारतीय बाजार में भी बढ़ी हुई हैं। कच्चे तेल की महंगाई तो हमें सामने दिखाई दे रही है। भारत की कंपनियां पिछले एक साल से रूसी यूक्रेन युद्ध के से पहले से, बल्कि क्योंकि पहले सप्लाई लाइन बिगड़ गई थी कोविड के दौरान, और उसके बाद रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण कमोडिटी की महंगाई से बुरी तरह परेशान है, और वो महंगाई आपके पास पहुंच रही है घूम घूम कर फूड के प्राइसेस में, फूड के पैकेट्स में, या बाकी चीज़ों में शामिल होकर। अब स्थिति ये आ गई कि भारतीय बाजार लगभग इस त्यौहार से पहले तक प्रीमियम और नॉन प्रीमियम के बीच में बट गया। मास मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं है, कंपनियों के पास वॉल्यूम्स कम है, और वहीं पर सबसे ज़्यादा महंगाई हिट भी कर रही है, क्योंकि जो खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ी वो दिखाई दे रही। और दूसरा प्रीमियम बाजार है, जहाँ कीमतों की बढ़ोतरी का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। कंपनियों की अब चुनौती यहाँ से ये होने वाली है, क्योंकि इस फेस्टिवल सीजन के बाद कंपनियों को अपने पूरे हिसाब किताब नए सिरे से समझने होंगे, क्योंकि अब ये कमोडिटी की इन्फ्लेशन थोड़ी लंबी चलेगी शुभम, क्योंकि एल नीनो की स्थिति अप्रैल मई तक रहेगी। जो पूरी दुनिया में गेहूं उत्पादन के गेहूं की जो सबसे बड़ी फसल था उसका चक्र भी पूरा हो गया है। तो अब ये जो खाद्य महंगाई और कमोडिटीज़ की महंगाई है, ये कंपनियों की बैलेंस शीट पर अगले एक साल तक असर करेगी। इससे निपटने के लिए उनके पास दो ही विकल्प हैं। विकल्प ये है कि वो उत्पादों की कीमतें बढ़ाएं, या उनके ग्रामेज में, उनके की सामग्री में कमी करें, और ये एक किस्म की स्ट्रेटजी है जिसमें जब कीमतें बढ़ेंगी तो मांग में और ज़्यादा कमी आ सकती है। कर्ज संकट में फंसी एयरलाइंस गो फर्स्ट के कर्जदारों ने इसकी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए 3 महीने की अवधि को बढ़ा दिया है। इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के लिए कंपनी को पहले मिली मोहलत सोमवार को खत्म हो गई थी, लेकिन कर्जदारों को इन 3 महीनों में कोई नया मोड़ नहीं मिला। 3 महीने का समय फिर बढ़ाने का फैसला लिया गया। मई की शुरुआत से गोफर्स्ट की उड़ानें बंद हैं। लैंडर्स ने अब 2 बड़े लैंडर्स ने गोफर्स्ट के कर्ज को एनपीए भी कर दिया है, और इस बीच लैंडर्स अब वापस वाडिया समूह के पास पहुंचे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई आपके पास ऐसा रिजोल्यूशन प्लान है। सर,
ये ताजा घटनाक्रम क्या बताता है भविष्य के बारे में गोफस्ट? दो बड़े दिलचस्प घटनाक्रम गोफस्ट में हुए। पहली चीज तो ये कि जब ये कंपनी इंसॉल्वेंसी में गई और सारी कोशिशें शुरू हुई तो कोई इसको ग्राहक कोई खरीदने के लिए नहीं मिला। कुछ कंपनियों की तरफ से नाम भी आया था, पर फिलहाल आधिकारिक रूप से बैंक्रप्सी अदालत के सामने किसी भी कंपनी ने गोफस्ट को खरीदने की इच्छा जाहिर नहीं की। दूसरी चीज ये हुई कि बैंकों ने अब गोफस्ट के कर्ज को एनपीए में बदलना शुरू कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 1600 करोड़ के आसपास के कर्ज को एनपीए में डाल दिया, जिसका मतलब ये कि शायद अब गोफस्ट ने इस कर्ज का भुगतान या पैसे देने बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब ये बैंक्रप्सी घोषित की गई थी शुभम, तब तक गोफस्ट इसका पैसा चुका रही थी। गोफस्ट एक अकेली कंपनी थी जो कर्ज में डिफॉल्ट हुए बगैर बैंक्रप्ट हो गई थी। ऑफिशियली कर्ज में डिफॉल्ट नहीं किया था गोफस्ट ने और उसके बाद बैंक्रप्ट हुई थी। तो अब ऐसा लग रहा है कि जब एनपीए बनने लगा है तो इसका मतलब है कि गोफस्ट की तरफ से किश्तों की अदायगी या कर्ज की अदायगी भी रुक गई है, ऐसा दिख रहा है। तीसरा और सबसे दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि जब बैंक्रप्सी अदालत में कहीं कोई ग्राहक ही नहीं मिला इस कंपनी के लिए, उसकी वजह यह कि एक कंपनी पहले ही खड़ी है बिकने के लिए, जेट एयरवेज, जिसको ग्राहक नहीं मिल रहा और जो ग्राहक मिले उसको चलाने की स्थिति में नहीं है, तो कोई भी बड़ा ग्राहक अभी फिलहाल एविएशन सेक्टर में पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमत भी बढ़ी हुई है और बाजार में उतनी संभावनाएं भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अब बैंकर फिर वाडिया समूह से कह रहे हैं कि आप इसको दोबारा चलाना चाहें तो आप फिर इस रेजोल्यूशन प्रक्रिया का हिस्सा बनिए। आपको याद होगा कि गोफस्ट जब बैंक्रप्ट हुई थी उसके बाद, ये बैंक्रप्ट घोषित हुई तो नहीं थी, घोषित हुई थी, उस समय वाडिया समूह ने इस बात के संकेत दिए थे कि अगर ये बैंक्रप्सी कोर्ट में जाती है तो ये समूह खुद इस एयरलाइंस को वापस खरीदने के लिए की कोशिश करेगा। माना जा रहा था कि जो 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए की देनदारी है इसका बैंकों की और क्रेडिटर्स की, उसे कम कराने की कोशिश थी, और अगर वो कर्ज की देनदारी कम हो जाती तो शायद वाडिया समूह से दोबारा उड़ाने के लिए तैयार हो जाता। अब बात घूमकर वहीं आ गई है। क्या बैंकर्स वाडिया समूह की शर्तों पर रेजोल्यूशन के लिए तैयार होंगे? कितना हेयर कट लेने को तैयार होंगे? और क्या वाडिया समूह अब इतने समय में काफ़ी कुछ गंवाने के बाद, बाजार, एयरक्राफ्ट, सब कुछ गंवाने के बाद इस स्थिति में इंटरेस्टेड होगा भी, वो तैयार भी होगा कि इस एयरलाइंस को दोबारा शुरू करे? लेकिन फिलहाल एयरलाइंस का ये पूरा मामला अधर में है। देश में बिजली की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि वे अपने यहां सभी पावर प्लांट को पूरी क्षमता के साथ चलाएं और बिजली का उत्पादन करें। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि जो राज्य अपने पावर प्लांट को पूरी क्षमता के साथ नहीं चलाएंगे उन्हें केंद्रीय पूल से बिजली की सप्लाई में दिक्कत हो सकती है। सर, क्या तस्वीर बनती दिख रही है मांग? ये बड़ी महत्वपूर्ण खबर है और पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से इस बात की चेतावनी दी है कि वो अपने बिजली संयंत्रों को पूरी क्षमता से चलाएं। मतलब क्या है? वजह यह है कि भारत में जो डिमांड है वो पीक पर पहुंच रही है बिजली की अभी भी इस सीज़न में, और उसके बाद विंटर सीजन में भी मांग में खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जबकि भारत में कैपेसिटी उपलब्ध होने के बाद भी उत्पादन कम है। अब इस आदेश का मतलब ये है, आदेश का मतलब ये कि राज्य सरकारों के जो बिजली संयंत्र हैं उनके लिए उन्हें कोयले का जुगाड़ करना होगा। वो कोयला चाहे इम्पोर्ट किया जाए, कहीं से भी आए, राज्य सरकारों को अपनी ज़रूरत की बिजली पैदा करनी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, अपनी क्षमताएं पूरी क्षमताओं से नहीं चलाते हैं, तो जो केंद्रीय सेक्टर से बिजली मिलती है यानी एनटीपीसी और बाकी जो केंद्रीय बिजली कंपनियां वो बिजली देती हैं, वो बिजली मिलने में उन्हें दिक्कत आएगी। ये अपने तरीके का पहला फैसला है जो किया गया है। इसके दो बड़े असर सामने दिखाई देते हैं। एक तो ये कि अब बिजली घरों पर किसी भी कीमत पर महंगा कोयला लेकर राज्य सरकारों के बिजली घर जिनका पीएलएफ कम है, जिनका उत्पादन स्तर कम है, उन्हें किसी भी स्थिति में कोयले की व्यवस्था करके उत्पादन बढ़ाना होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सेंट्रल सेक्टर से मिलने वाली बिजली की बकायेदारी के मामले बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारें उसका पैसा नहीं दे पा रही हैं, और केंद्र की बिजली कंपनियां अगर इस शर्त पर आगे काम करेंगी कि वो राज्य सरकारों की कमी के पूरे उत्पादन के बाद उत्पादन पूरा न होने की स्थिति में बिजली की आपूर्ति रोकेंगी, तो देश में फिर बिजली की कटौती की संभावना बनती दिखाई दे रही है। तो बिजली क्षेत्र में ये घटनाक्रम कैसे आगे चले आएगा और इसका क्या असर होंगे, इसको हम करीब से ध्यान रखेंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये बोल दिया है कि अपनी बिजली बनाइए और खपत करिए, नहीं तो केंद्र सरकार से बिजली की संभावना मिलने की संभावना कम है। कंपनियों में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे समय समय पर शेयर होल्डर्स के साथ बैठकें करते रहें। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों में वित्तीय रिस्क और फाइनेंशियल फ्रॉड कम करने जरूरी हैं।
कंपनियां शेयर होल्डर्स को ऐसे मंच उपलब्ध कराएं जिनके जरिए शेयर होल्डर सीधे मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल कर सके और कंपनी की सामान्य बैठकें इस तरह का मंच हो सकती हैं। सर क्यों इतनी महत्वपूर्ण होती हैं ये सामान्य बैठकें, जनरल बॉडी मीटिंग्स? हाल फिलहाल में अगर आप लगातार मनी सेंट्रल देख रहे हैं तो आपको बताते रहें कि भारत में धीमे धीमे शेयर होल्डर्स अब अपने अधिकारों के लिए सक्रिय हो रहे हैं। शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म सामने आ रहा है। कई सारी प्रमुख कंपनियों में शेयर होल्डर्स ने कंपनियों के प्रस्तावों को रोका है। उसमें ज़्यादातर प्रस्ताव बोर्ड के डायरेक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने को लेकर थे, उन्हें कई तरीके के कमीशन और सुविधाएं देने को लेकर थे। कई ऐसे फैसले थे जो फैसले शेयर होल्डर और कंपनी के हित में नहीं थे। ऐसा इसीलिए संभव हो पाया कि उन कंपनियों की जनरल बॉडी मीटिंग्स हुई और जिनमें शेयर होल्डर्स को अपनी बात कहने का मौका मिला। शायद ऐसा ही ये वजह है जिसके कारण मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जनरल बॉडी मीटिंग्स के लिए कहा है। बहुत सारी कंपनियां अपनी जीबीएम नहीं करती हैं तो उसमें शेयर होल्डर्स की भागीदारी सीमित रखी जाती है। ये बेहद महत्वपूर्ण है भारत में कॉर्पोरेट गवर्नेंस की दृष्टि से और कॉर्पोरेट डेमोक्रेसी की दृष्टि से कि जनरल बॉडी मीटिंग होती रहे ताकि शेयर होल्डर्स को अपनी बात कहने का और कंपनी के कामकाज में पर सवाल उठाने का हक मिलता रहे। और जहां जहां उन्हें सवाल उठाने का हक मिला है शुभम, वहां हमने बड़े बदलाव देखे। कई बड़ी कंपनियों में कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रस्ताव बोर्ड को और कंपनी के चेयरमैन को वापस लेने पड़े हैं शेयर होल्डर्स के विरोध के कारण। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता की ओर से तेल उत्पादक देशों से इजराइल की तेल सप्लाई रोकने का आह्वान किया गया। इस वजह से ऑयल मार्केट को 1973 के ऑयल एम्बार्गो की याद आ गई है। उस समय भी अरब के देशों ने वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई सीमित कर दी थी। हालांकि ईरान की तरफ से किए गए इस आह्वान का असर इजराइल पर होने की संभावना कम है, क्योंकि इजराइल अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर तेल गैर अरब देशों से ही खरीदता है। लेकिन ईरान का यह आह्वान युद्ध को और भड़का सकता है। सर, पूरी मुहिम क्या है? ईरान चाहता क्या है? दो चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो लोगों को पूरी की पूरी अरब और इजराइल युद्ध की का जो घटनाक्रम है, इजराइल हमास युद्ध का घटनाक्रम, वो तेल के आसपास आकर केंद्रित हो रहा है। 1973 में ऐसा ही हुआ था, यौम किपुर वार हुआ था, जिस वार में इजराइल पर ने हमला किया था। अरब पहले 1967 में एक युद्ध हुआ था और उसके बाद दूसरा युद्ध अरब और इजराइल के बीच में हुआ था, जिसमें कि इजराइल पर अरब देशों की तरफ से हमला किया गया था। और उस युद्ध के बाद जब अमेरिका ने इजराइल की मदद की थी तो ओपेक देशों के संगठन ने मिलकर अमेरिका का और के लिए तेल की आपूर्ति बंद कर दी थी। 1973 का फेमस ऑयल एम्बार्गो, ऑयल शॉक था और उसने पूरी दुनिया में तेल की राजनीति बदल दी। अमेरिका में मंदी आई और उसके बाद अमेरिका ने अपने यहाँ तेल में अपने आप को आत्मनिर्भर कर लिया। ये एक दूसरा अलग प्रसंग और अलग घटनाक्रम है। अब यहाँ ये पेशबंदी चल रही है। ईरान ओपेक का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और चूंकि ओपेक के दूसरे सदस्य सऊदी अरब, जिसका ओपेक पर मजबूत नियंत्रण है, उसके साथ ईरान के रिश्ते इस समय काफ़ी अच्छे हैं। चीन के जरिए रिश्ते अच्छे कराए गए। तो ईरान किसी तरीके से भी इजराइल को जो तेल अरब देशों से जाता है, अभी भी मिल रहा है आपूर्ति, थोड़ा इजराइल को मिलने वाला तेल नॉन अरब देशों से आता है और कुछ अरब के देशों से आपूर्ति होती है। उस आपूर्ति को बंद करने की बात कर रहा है। ओपेक देश अब अमेरिका का तेल तो नहीं बंद कर सकते, क्योंकि अमेरिका तो तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भर भी हो चुका और अब इस समय तो अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया है तेल, खुद कच्चा तेल सबसे बड़ा एक्सपोर्ट हो गया और वो यूरोप को जा रहा है। लेकिन इस पेशबंदी से ईरान और अरब देश इस बात की कोशिश में हैं कि इजराइल को किसी तरीके से रोका जा सके। इसका असर कच्चे तेल के बाजार पर दिखाई देगा। अभी ये स्पष्ट नहीं, लेकिन हम ऐसा लग रहा है कि इस पेशबंदी में शायद कुछ ओपेक के दूसरे देश भी शामिल हो सकते हैं ताकि इजराइल पर थोड़ा बहुत नियंत्रण किया जा सके। सर, लगता है आपको कि ओपेक देशों में सहमति बनेगी और इसका अगर ऐसी बनता है तो तेल बाजार पर क्या असर होगा? ओपेक देशों में सहमति बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण धुरी इस पूरी सहमति की सऊदी अरब होने वाला है, क्योंकि सऊदी अरब अगर इस प्रस्ताव पर सहमत होता है, क्योंकि 73 का ऑयल एम्बार्गो भी सऊदी अरब के नेतृत्व में तैयार हुआ था। उस समय सऊदी अरब के एक तेल मंत्री थे ज़की यमनी, जिन्होंने ओपेक देशों को पूरी तरह से तैयार किया था और ये भी कहा था कि अगर आपको नुकसान होता है किसी तरीके का इस एम्बार्गो से तो उसकी भरपाई भी सऊदी अरब करेगा। तो सऊदी अरब की भूमिका देखने वाली होगी और इस पूरे 3 हफ्ते 4 हफ्ते के आसपास के इस युद्ध में सऊदीज की तरफ से कोई बड़ी और स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन तेल बाजार अपने एज पर है। तेल बाजार को लगता है कि कोई भी अगर राजनीतिक घटनाक्रम ऐसा होता है जिसमें तेल की सप्लाई या आपूर्ति इन्वॉल्व होती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल या बढ़ोतरी आ सकती है। $100 $110 के आकलन तो बाजार में पहले से आ ही रहे हैं।
कभी अमेरिका की दिग्गज कंपनी में गिनी जाने वाली वीवर्क ने अमेरिका में दिवालिया के लिए आवेदन किया है। ये कंपनी दुनिया भर में कोवर्किंग स्पेस उपलब्ध कराती है, लेकिन कोरोना काल में उसके बाद दुनिया भर में बड़े वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से इस कंपनी को भारी नुकसान हुआ। सितंबर तिमाही में कंपनी को करीब $70 करोड़ का घाटा उठाना पड़ा था। इसके बाद कंपनी ने अब दिवालिया का आवेदन भी दिया है। एक समय में इसकी मार्केट कैप $50 अरब के करीब पहुंच गई थी। सर, क्यों हो गई दिवालिया फिर? पहली बैंक्रप्सीज, बड़ी बैंक्रप्सीज आना शुरू हुई हैं कोविड के असर के कारण। एक बैंक्रप्सीज हमने देखी थी जो ऑयल कंपनीज और बाकी में आई थी। अब हम देख रहे हैं आईटी स्पेस में और स्टार्टअप स्पेस में बैंक्रप्सी आना शुरू हो रही है। वीवर्क अपने आप में एक नई तरीके की कंपनी थी, एक नए तरीके का कॉन्सेप्ट था जो मोबाइल ऑफिसेस के लिए शेयर्ड वर्क स्पेस अवेलेबल कराता था। इसके जो सीईओ हैं जिनका नाम एडम न्यूमैन है, उनको काफ़ी चर्चित सेलिब्रिटी माना जाता है नए तरीके के बिजनेस मॉडल विकसित करने में। लेकिन अचानक आईटी बाजार में जो मंदी आई और 2019 के बाद परिस्थिति बनी, उसके बाद कंपनी का रेवेन्यू पूरी तरह ध्वस्त हो गया। लगातार इस बात की कोशिश चल रही थी कि वीवर्क को दोबारा खड़ा किया जा सके, लेकिन वीवर्क को इस साल की पहली तिमाही में करीब $1 बिलियन के आसपास का लॉस हुआ और इसके बाद अब कंपनी बैंक्रप्सी में चली गई। सिंबॉलिकली वीवर्क को स्टार्टअप की क्रांति की सबसे अगुआ, सबसे आगे की कंपनी में माना गया था और इस बैंक्रप्सी ने अमेरिका के जो स्टार्टअप स्पेस में पिछले 7-8 साल में हुआ उसकी भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। आगे बढ़ते हैं मनी सेंट्रल झटपट की ओर। भारत और यूके के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस समझौते पर 26 में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिन पर दोनों पक्ष अभी तक सहमत नहीं हुए हैं। शुरुआत में जब भारत और यूके में एफटीए को लेकर चर्चा हुई थी, तब ये तय हुआ था कि समझौता 2022 की दिवाली तक घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ये तो 2023 की दिवाली आ गई है। इसके बाद ब्रिटेन में राजनीतिक हालात भी बदले थे, जिसकी वजह से अभी समझौता अधूरा ही है। माना जा रहा था कि अक्टूबर में पूरा हो जाएगा, लेकिन वो भी डेडलाइन निकल गई। इस बार दिवाली के मौके पर कंपनियों की बिक्री तो बढ़ी, लेकिन सस्ते या लोकल ब्रांड की सेल वैसी नहीं रही जैसी डिमांड लग्जरी ब्रांड की देखने को मिली। फैशन कैटेगरी देखिए, गुची, अरमानी, कई ऐसे ब्रांड हैं जिनकी सेल जोरदार तेजी देखने को मिली। गाड़ियों में एंट्री सेगमेंट की गाड़ियां कम बिक रही हैं, एसयूवी सेगमेंट की सेल तेज है। इसी तरह सस्ते घरों की बिक्री में वैसी ग्रोथ नहीं है जैसी ग्रोथ लग्जरी और महंगे मकानों की बिक्री में देखी जा रही है। मोबाइल फ़ोन सेगमेंट में भी महंगे फ़ोन ज़्यादा बिक रहे हैं और सस्ते स्मार्टफोन के बाजार पर बिक्री का टोटा है। मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट के लिए अदानी ग्रुप की तरफ से करीब $1.5 अरब का निवेश किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप अपने आंतरिक संसाधनों से फंड करेगा। धारावी प्रोजेक्ट की बोली अदानी ग्रुप ने जीती थी। इसके लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाया गया था। इसमें 80% हिस्सेदारी अदानी ग्रुप की होगी और शेष 20% हिस्सेदारी महाराष्ट्र सरकार की होगी। जून 2024 तक साउथ कोरिया के शेयर बाजार में निवेशक शॉर्ट सेलिंग नहीं कर पाएंगे। ये कदम साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विस कमीशन की ओर से उठाया गया है। ये रोक कोस्पी 200 और कोस्डेक 150 इंडेक्स में लिस्ट कंपनियों पर लगाई गई है। इस खबर के बाद साउथ कोरिया के बाजार में तेजी देखने को मिली। सर, कोई टिप्पणी आपकी किसी खबर? सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में बदलाव भारत और यूके के बीच में या ब्रिटेन के बीच में एफटीए को लेकर है, जिसको लेकर काफ़ी उत्साह था पिछले 2-3 महीने तक। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 की बैठक में भाग लेने भारत आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ से जाते ही समझौता हो जाएगा। हालांकि हम मनी सेंट्रल में लगातार इसको फॉलो कर रहे हैं और हमें अपने सोर्सेज से पता चला था कि बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं, इसलिए इसको तत्काल इतनी जल्दी नतीजे पर पहुँचाना मुश्किल होगा और वैसी परिस्थिति बनती दिखाई दे रही। कई सारे महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर भारत और ब्रिटेन की भी सहमति नहीं बनी और असहमति का जो सबसे ताज़ा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यूके भारत के बाजार में बड़ी एक्सेस चाहता है और ये चाहता है कि भारत के बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आयात पर ड्यूटी में कमी की जाए, जिससे कि उसकी कंपनियों की इलेक्ट्रिक कारें बिक सकें। भारत सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार का कहना है कि केवल लग्जरी कारों पर तो ये प्रोत्साहन दिया जा सकता है, लेकिन बाकी कारों को लेकर ये प्रोत्साहन देने की परिस्थिति बनती नहीं दिखाई दे रही है। और वार्ताओं में ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को, अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री को सपोर्ट देने के लिए $40,000 से $60,000 के सेगमेंट की जो कारें हैं उन्हें इस समझौते में सबसे आगे रखा है और इसलिए यहाँ आकर बात फंस गई है। और इसके अलावा भी कुछ और मुद्दे हैं जिन पर अभी सहमति नहीं बनी है। 2 खबरों पर अंशुमान जी ने टिप्पणी की और तीसरी खबर एक ये थी कि प्रीमियम सेगमेंट में सेल लगातार बढ़ रही है जबकि सस्ते उत्पाद नहीं बिक रहे हैं। मास मार्केट नहीं चल रहा है जबकि क्लास मार्केट तेजी से दौड़ रहा है। आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? सर, इस बार इकोनॉमिक हब में बताएंगे।
इस बार के इकोनॉमिक में हम लोग विस्तार से इस पर बात करेंगे और भारतीय बाजार में जो बड़ा शिफ्ट आपको दिखाई दे रहा है इस दिवाली के अंदर, इसने भारत के बाजार को लेकर जो भी संभावनाएं धारणाएं बनी थी आज से 4-5-6 साल पहले तक, वो बिल्कुल बदल दी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में ये सबसे बड़ा साइलेंट शिफ्ट है, सबसे बड़ा साइलेंट शिफ्ट है। ये वो अर्थव्यवस्था है जिस अर्थव्यवस्था को एक दूसरे तरह से देखा गया था। इस बार इकोनॉमिक में रविवार को हम आपको विस्तार से उन आंकड़ों के साथ बताएंगे कि बाजार के भीतर क्या हो रहा है, और उसको सुनने के बाद जब आपके आसपास अपने आसपास बाजार में जाएंगे तो पहचानने और जानने की भी कोशिश करिएगा कि ऐसा क्यों और कहां हो रहा है। इसकी 4 बड़ी वजह अंशुमान जी ने छाट निकाली है। तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। रविवार का बस इंतजार कीजिए, लेकिन ये रविवार का इंतजार कब पूरा होगा? जब आपके पास मनी 9 का सुपर ऐप होगा। नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। ऐसे